Welcome back. Today I am going to discuss the next topic, that is accommodation of social diversity. If we think of social diversity, then first of all you have to think about the democracy. Think about the democracy. Do democracy lead to peaceful and harmonious life among citizens? सबसे पहला सवाल है. As the topic begins, this is the first question which is being asked from democracy. क्या डेमोक्रेसी एक पीसफुल और एक हारमोनियस लाइफ प्रोड्यूस करता है? If we think of peaceful, if we relate the democracy with peaceful, then we have some different theory which has not been discussed in our book, but it is important to know. Democratic peace theory, there is democratic peace theory that states that democracies are hesitant to engage in armed conflict with other identified democracy. Wherever दुनिया में जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेसी है, तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के अनुसार से एक हेजिटेंट होता है कि किसी भी प्रकार से दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के साथ वो आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट करे, उससे बचने का प्रयास करता है. रीज़न ये है कि अगर डेमोक्रेटिक कंट्री अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को इन्वॉल्व करता है तो सीधे सीधी डेमोक्रेसी को ब्लेम किया जाता है, डेमोक्रेसी ब्लेम होता है. तो देयर इज सेवरल फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मोटिवेट पीस बिटवीन डेमोक्रेटिक स्टेट्स. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से डेमोक्रेटिक स्टेट्स के बीच में पीस मोटिवेट किया जाता है. द वेरी फर्स्ट वन इज democratic leaders are forced to accept the responsibility for a foul for war losses to a voting public. Now, voting public, that means according to universal adult franchisees, those who attain the age of 18 and above, and it depends upon several countries philosophy कि उनकी अपनी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी किस एज से स्टार्ट हुआ है. वहाँ से अगर इंडिया की बात करें तो 18 साल से हुआ है. तो 18 साल के बाद जो लोग हैं 18 साल और से ऊपर वोटिंग पब्लिक्स हैं, वोटिंग पब्लिक है वो. और वो अगर डेमोक्रेटिक लीडर किसी प्रकार से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पीस ब्रेकआउट होता है, वहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट होता है, तो डायरेक्टली वोटिंग पब्लिक ब्लेम करना शुरू करता है डेमोक्रेटिक लीडर्स को. आर फोर्स टू एक्सेप्ट मतलब फोर्स टू एक्सेप्ट मतलब पूरी तरीके से उस पर दबाव बनाया जाता है कि इस प्रकार के सिचुएशन को क्रिएट आपने किया है, स्वीकारना पड़ जाता है. तो ये एक ब्लेम उत्पन्न आता है जिससे कि हर एक डेमोक्रेटिक बचना चाहती है. दूसरी पॉइंट है पब्लिकली अकाउंटेबल स्टेट्स पीपल आर इंक्लाइन टू एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन फॉर रिजॉल्व. नाउ अगर कभी सिचुएशन वैसा भी है तो हम देखते क्या हैं कि कई प्रकार के इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जिससे कि वॉर लाइक इंटरनेशनल टेंशंस को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है. क्लियर. राजनयिक दूतावास बनाए जाते हैं हर एक देश में, हर एक देश का अपना दूतावास, एम्बेसी होता है जहां पर इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, उन दोनों कंट्रीज़ के बीच की एग्रीमेंट और ट्रेड जो है फ्लोरिश करने की बात की जाती है. और आपसी टेंशन अगर होता भी है तो उस टेंशन को रिजॉल्व करने का प्रयास किया जाता है. इंडिया में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एम्बेसी है, जापान का एम्बेसी है, पाकिस्तान का एम्बेसी है, ब्रिटेन का एम्बेसी है. अब्रॉड में भी दूसरे कंट्रीज़ में भी भारत की एम्बेसी मौजूद होती है ताकि किसी प्रकार की टेंशन अगर क्रिएट होती है तो उसको वहीं पर रिजॉल्व कर लिया जाए, वॉर लाइक सिचुएशन ना उत्पन्न किया जाए. थर्ड है डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल टू व्यू सच कंट्रीज पॉलिसीज एंड गवर्निंग डिक्लाइन एज एनोमिसिटी. डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल टू व्यू सच कंट्रीज मतलब अब डेमोक्रेसी बचना चाहती है जिस कंट्रीज़ में ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था सही नहीं चल रहा है या डिक्टेटरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है, या फिर उस कंट्रीज़ का जिसके साथ एक हमेशा टेंशन क्रिएट होते रहता है, तो उस चीज़ों से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है बचना चाहती है. क्लियर. मतलब उनकी पॉलिसीज़ और उनकी गवर्निंग सिस्टम को व्यू नहीं करना चाहता, फोकस नहीं करता है उस पर.
और वैसे देश जो बार बार दुश्मनी वाला बिहेव सामने लाकर आता है, वहाँ पर टेंशन क्रिएट करने का प्रयास करता है, तो उन कंट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा दिमाग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं लगाता है, अपने आप को उन देशों से अलग रखने का प्रयास किया जाता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, डेमोक्रेसी लीड टू पीसफुल एंड हारमोनियस लाइफ अमंग सिटीजन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब डेमोक्रेसी जो है पीसफुल लाइफ को और हारमोनियस लाइफ को क्या करता है, मोटिवेट करता है, इस लाइन को जस्टिफाई करना है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, इन मोस्ट कंट्रीज द डेमोक्रेसी produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectation of the citizen. This, it promotes equality among the citizen. The very first topic of this chapter, democracy is accountable, democracy is responsible, democracy is legitimate. So you have to write that one. Democracy is accountable to the citizen. Democracy works, responds on the needs and expectation of the citizen, as well as democracy is the government's, people's own government. Clear? Thus it promotes equality among the citizens by saying accountability, by saying responsive or saying legitimate. What we conclude? We conclude that democracy promotes equality among the citizen. Second point, people wish to be ruled by representative elected by them, as in a democratic government, people's own government. आपका डेमोक्रेसी क्या है कि लोग जो हैं खुद से अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, सरकार बनाते हैं, और वो सरकार जो है जनता की अपनी सरकार होती है. It makes them believe that it is suitable for their country as it is the legitimate government. और ये भी यकीन दिलाया जाता है कि देश के लिए सबसे सुटेबल है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है. थर्ड, नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट ग्रुप्स. मतलब अब अगर ये कल्पना करें कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में कंप्लीटली और फुल्ली जो है कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दिया जाए, तो ऐसी कोई समाज, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी जहाँ पर सोशल ग्रुप्स की जो कन्फ्लिक्ट है वो पूरी तरह से कंप्लीटली जो है रिजॉल्व कर दिया जाता है. बट वी कैन लर्न टू रेस्पेक्ट दीज डिफरेंसेस. बट व्हाट इज नेसेसरी? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न टू रेस्पेक्ट द डिफरेंसेस. उस डिफरेंसेस को हमें सीखना है और उसकी रेस्पेक्ट करनी है. इफ़ वी स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दिस डिफरेंसेस, वी कैन ईजिली रिजॉल्व द कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन. सो डेमोक्रेसी क्या करता है? एक क्रिएट करता है, डेमोक्रेसी आपको जो है क्रिएट करता है कि आपको डिफरेंसेस को सीख कर करके उसे रेस्पेक्ट करने की ज़रूरत है. इफ़ यू स्टार्ट रेस्पेक्टिंग दिस डिफरेंसेस, यू कैन ईजिली रिजॉल्व द सिचुएशन ऑफ कन्फ्लिक्ट. क्लियर? द फोर्थ पॉइंट है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड एज इट डेवलप्स अ प्रोसीजर टू कंडक्ट कंपटीशंस. मतलब आपका क्या है, डेमोक्रेसी सूटेड है, बेस्ट सूटेड है. क्यों भाई? तो ये आपका एक कंपटीशन को कंडक्ट करने के प्रोसीजर को क्या करता है, वो डेवलप करता है. ठीक है, कंपटीशन, जो कंपटीशंस हैं उसको किस प्रकार से कंडक्ट करना है, तो उस कंडक्शन के प्रोसीजर को डेमोक्रेसी डेवलप करता है. एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ बेल्जियम की इंटरनल सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स थी फ्रेंच और डच के बीच में. अब उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को क्या किया गया, रिजॉल्व किया गया बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस एंड बाय रेस्पेक्टिंग द डिफरेंसेस. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम इज अमेंडेड 4 times and finally they accommodate the entire situation of the Belgium. The fifth point, but when we think of non-democratic, लेकिन ये सारी चीज़ों को छोड़कर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जनरली क्या है, ब्लाइंड आई और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस. नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इंटरनल सोशल डिफरेंसेस को सप्रेस करेगा. एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ श्रीलंका, मेजॉरिटी के हिसाब से काम किया, माइनॉरिटीज़ के ऊपर फोकस ही नहीं किया, सप्रेस किया गया. एबिलिटी, नेक्स्ट पॉइंट, एबिलिटी टू हैंडल सोशल डिफरेंसेस
डिवीज़न एंड कन्फ्लिक्ट। मतलब डेमोक्रेसी में एक एबिलिटी है कि वो सोशल डिफरेंस को अंडरस्टैंड करेगा, डिवीज़न को अंडरस्टैंड करता है, समझता है, कन्फ्लिक्ट्स को समझता है, एंड इज दिस अ डेफिनेट प्लस पॉइंट ऑफ डेमो। और ये सारी खूबियाँ जो है डेमोक्रेसी को बेहतर बनाती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। सो इफ वी आस्क a question like this, democracy lead to peaceful and harmonious life among citizens, justify the statement, you have to write all these points. 3 marks का है तो you have to put first 3 points. अगर ये 4 या 5 में पूछा है तो 4 से 5 पॉइंट्स आप हायर मार्क्स रहेंगे, तो 4 से 5 पॉइंट देकर इसका आंसर कंक्लूड किया जाएगा. Now democracy must fulfill 2 conditions in order to achieve accommodation of social diversity. सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने में डेमोक्रेसी दो कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए, तभी जाकर के वो सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाता है. डेमोक्रेसी इज नॉट अ सिंपली रूल बाय मेजॉरिटी. पहला ही चीज़ डाल ली है कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं हो गया कि मेजॉरिटी के हिसाब से शासन किया जाएगा. ये नहीं कहता है कि दैट मेजॉरिटी डिपेंड्स ऑन रिलीजन. धर्म के आधार पर मेजॉरिटी स्थापित की गई और वो धर्म के आधार पर ही मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेसी रूल कर रहा है. नो, कभी भी ये चीज़ नहीं कहता है. मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विथ माइनॉरिटी सो दैट गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट जनरल व्यू. अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, मेजॉरिटी को माइनॉरिटी के साथ मिल करके काम करने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को एक जनरल व्यू बना कर रखना होगा, समान नज़रिया रखना होगा दोनों तरफ के पक्षों को, मेजॉरिटी के हिसाब से भी और माइनॉरिटी के हिसाब से भी आपको समान रूप से एक नज़रिया बनाना होता है. मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ओपिनियंस आर नॉट परमानेंट. अब ये कहा जाए कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ये 2 ओपिनियन हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये कभी परमानेंट नहीं होंगे, ये परमानेंट नहीं है. हो सकता है किसी जगह पे माइनॉरिटी में जो लोग है, इंटायर कंट्री में वो माइनॉरिटी है, लेकिन किसी एक खास पार्टिकुलर प्लेस में वो मेजॉरिटी में आ जाएगा. ये सिचुएशन है. तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी कभी परमानेंट नहीं होता है. सिंपली ये समझ लीजिए कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ये 2 फेसेस है एक सिंगल कॉइन के और कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है. अब डेमोक्रेसी अगर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को साथ लेकर काम नहीं करेगी तो कन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर निकल कर आना तय है. And that may lead to a civil war like situation as you have seen in the case of Sri Lanka. Second point, rule by majority does not become rule by majority community in terms of religion. Majority कहने का मतलब नहीं है कि धर्म के आधार पर या लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पर या फिर रेसेस के आधार पर डेमोक्रेसी रूल करना शुरू कर दे. क्या भाई श्रीलंका में सिन्हाला था तो ज़्यादा मेजॉरिटी में ये भाषा बोली जाती है, सिन्हाला को प्रमोट किया जा रहा है, तमिलियंस की संख्या कम है तो उसे प्रमोट नहीं किया जा रहा है. ये और सिविल वॉर सिचुएशन को और गहरा बनाती है क्योंकि एक ग्रुप अपने आप को अलाइनेट कर लेती है, अपने आप को अलग थलग महसूस करना शुरू करेगी और उसे ये समझ में आता है कि सरकार हमारे लिए काम करने को तैयार नहीं है. अब उसके लिए वो अपने लिए डिमांड करेगी और उसमें वो वायलेंट भी हो सकता है, एज यू हैव सीन इन द केस ऑफ श्रीलंका. Now, rule by majority means rule by majority का मतलब क्या है? That in case of every decision or election, different person and groups may and can form a majority. मतलब हर एक निर्णय में, हर एक इलेक्शन में अलग अलग ग्रुप जो है मेजॉरिटी फॉर्म कर सकता है और वो जो है अपना रोल प्ले कर सकता है. तो यहाँ ये चीज़ है, मेजॉरिटी कहने का मतलब ये नहीं होता है कि धर्म के आधार पर, लिंग्विस्टिक ग्रुप के आधार पे आप मेजॉरिटी बना लिया जाए और शासन उसी के आधार पे किया जाए. क्लियर? डेमोक्रेसी रिमेन्स डेमोक्रेसी ओनली एज लॉन्ग एज एवरी सिटीजन हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग अ मेजॉरिटी. मतलब डेमोक्रेसी अपनी मूल रूप से, ठीक है, एक डेमोक्रेसी तभी बंद कर रह सकती है जब किसी भी देश में वहाँ के नागरिकों को बराबर का अधिकार मिलता है अपने आप को मेजॉरिटी के रूप में, मेजॉरिटी ओपिनियन रखने के रूप में लाने के लिए. कैसा नहीं है कि वो माइनॉरिटी है, उसकी संख्या कम है तो उसे माइनॉरिटी बनाकर छोड़ दिया जाए, उसे आगे आने नहीं दिया जाए, सोशल इक्वलिटी ना दिया जाए, इकोनॉमिक इक्वलिटी ना दिया जाए, पॉलिटिकल इक्वलिटी ना दिया जाए, तो इस केस में वो अपने आप को अलाइनेट करेगा. लेकिन ये सारी चीज़ें अगर उस माइनॉरिटी को भी मिलता है तो वो अपने आप को क्या करेगा? वो इन्हांस करेगा अपने आप को और मेजॉरिटी फॉर्म करने में सपोर्ट करेगा.
मेजॉरिटी का हिस्सा बनने का उसे मौका मिलता है। इफ़ समवन इज बार्ड, अगर किसी को रोक दिया जाए, अच्छा दैट पर्टिकुलर पर्सन इज बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट, ओ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी बिलोंग्स टू इस्लाम, उसे रोक दिया जाए, उसके हिसाब से किसी प्रकार की कोई जो है पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं किया जाए, उसे एडुकेशन से वंचित रखा जा रहा है, वो तो इस्लाम से बिलोंग कर रहा है, उसको रोक दो, पढ़ाई उसकी शिक्षा के लिए कोई प्रोविज़न नहीं बनाना चाहिए। अच्छा पर्टिकुलर रीज़न वो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, स्कूल में जाने की इजाज़त नहीं दिया जाएगा क्योंकि पढ़ लिख लेगा तो वो हमारे बच्चों का जगह ले लेगा। ये सारी चीज़ें कन्फ्लिक्ट को लेकर सामने आता है। क्लियर? सो फ्रॉम बीइंग मेजॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, जन्म के आधार पर, देन द डेमोक्रेटिक रूल सीजस टू बी ए कॉमन। अब उस केस में डेमोक्रेटिक जो रूल है वो कभी भी मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन को सीज कर दे रहा है कि डेमोक्रेसी जो कहती है वो उसे करने नहीं दिया जा रहा है, उसकी डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजीज के खिलाफ काम किया जा रहा है। क्लियर? तो उसका एकोमोडेशन, सोशल डाइवर्सिटी का एकोमोडेशन करना डेमोक्रेसी में संभव ही नहीं हो पाएगा। क्लियर? नाउ द next topic is dignity and freedom of the citizen. Dignity and freedom of the citizen. When we consider about promoting dignity and freedom of the individual, then democracy seems to be much better. मतलब अगर इंडिविजुअल व्यक्ति की डिग्निटी की बात करें, उसकी आज़ादी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी से बेहतर दूसरी कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आती है। डेमोक्रेसी इज़ फॉर बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट when we consider dignity of the individual and freedom of the individual. Now, सवाल निकलता है how, कैसे कर सकते हैं? First think about respect. Second, we have to think about conflict. Respect, तो भाई हम सभी इंडिविजुअल हैं, ठीक है। भारत का हर एक नागरिक चाहता है कि उसे सम्मान मिल सके। नागरिक छोड़ दीजिए, एक छोटा बच्चा से लेकर एक बूढ़ा वयस्क भी अपनी रेस्पेक्ट के लिए जीता है, और जब उसे रेस्पेक्ट नहीं मिलती है तो वो क्या करता है? विरोध करना शुरू करता है। ठीक है, वो क्या करता है? विरोध करना शुरू करता है, मतलब अपील करना कि हमें रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है। वो चाहता है कि हम अपने आसपास के लोगों के द्वारा उसे रेस्पेक्ट मिल सके। कन्फ्लिक्ट, this is viewed because some feel that they are not treated with due respect. अब कन्फ्लिक्ट कब उत्पन्न होगा? जब उसे ये महसूस होता है कि उसे समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अपने रेस्पेक्ट के लिए लड़ेगा, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा। सोशल ग्रुप्स के बीच में कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा। कोई अपने आप को इस बात पे कह लेगा कि मैं शेड्यूल ट्राइब से आ रहा हूँ, मैं शेड्यूल कास्ट से आ रहा हूँ, हमारे लिए इस गवर्नमेंट पॉलिसीज़ नहीं बना रही है, और तो वहाँ पे क्या होगा कि वो अपनी रेस्पेक्ट की बात करते हुए कन्फ्लिक्ट लाइक सिचुएशन को क्रिएट कर लेगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर डिग्निटी की बात करते हैं और फ्रीडम की बात करते हैं, रेस्पेक्ट बहुत जरूरी है। अगर रेस्पेक्ट नहीं है तो कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा, और कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है तो डेमोक्रेसी फेलियर समझ में आती है। वो डिग्निटी और फ्रीडम के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। सो देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम are the basis of democracy. Justify the statement. Now, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है बोर्ड में, how does democracy stand much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual? Explain with suitable example. सो दोनों का वही क्वेश्चन है। कहने का मतलब यही है कि डिग्निटी और फ्रीडम के आधार पे डेमोक्रेसी कैसे बेहतर हो जा रही है, और इसके आंसर का बेसिस मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है, रेस्पेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट। ठीक है, नाउ लेट्स थिंक अबाउट द आंसर विच योर बुक हैज एक्सप्लेन्ड। डेमोक्रेसी सपोर्ट्स डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन। क्लियर? ये पहला लाइन हम तो वही लिखे हैं, एवरी मैन वॉन्ट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम फेलो मैन। क्लियर? एवरी, अपने फेलो पर्सन्स के साथ हर एक इंडिविजुअल क्या चाहता है? सम्मान चाहता है, रेस्पेक्ट चाहता है, समाज में उसे भी रेस्पेक्ट मिल सके। अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट टेक प्लेस अमंग ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज सम फील दे आर नॉट ट्रीटेड विथ ड्यू रेस्पेक्ट। और जब कभी भी उसे एहसास होता है कि हमें समाज में सम्मान नहीं मिल रहा है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है,
हमारी कम्युनिटी के साथ गलत हो रहा है तो क्या करेगा, कन्फ्लिक्टिंग लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, विरोध होना शुरू हो जाएगा। अपने डिमांड्स को रखने के लिए वो अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनाएगा और इनिशियली वो ट्राई करेगा कि अपने पॉइंट को शांतिप्रिय रूप से रखा जाए, लेकिन जब वो भी समझता हुआ नजर नहीं आएगा तो वो फिर वायलेंट हो जाएगा। और ये कन्फ्लिक्टिंग लाइक सिचुएशन डेमोक्रेसी को पीछे ढकेल देगा, क्योंकि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेसी को आगे नहीं ले जा सकता। कभी भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल ग्रोथ भी नहीं सामने निकल कर आएगा। क्लियर? The passion for respect and freedom are the basis of democracy। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फ्रीडम और रेस्पेक्ट है डेमोक्रेसी की एक स्तंभ है, पिलर है। Democracies throughout the world have recognized this at least in principle। कम से कम अपने सिद्धांतों में डेमोक्रेसी ने इस चीज़ों को स्वीकारा है, ठीक है, सिद्धांतों में कि डिग्निटी और फ्रीडम इंडिविजुअल डेमोक्रेसी में होनी चाहिए, और उसके लिए हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज। अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग डिग्रीज में इसे अचीव भी किया गया है। वी कैन टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन। एग्जाम्पल में ले लीजिए महिलाओं का। आपने 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा है कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया था, महिलाएं पब्लिक प्लेसेस में नहीं जा सकती थीं। फिर आपने ये भी देखा कि अपने डिमांड्स रखने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाया, ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किए गए, न्यूज़पेपर स्टैब्लिश किया गया, फिर अपने डिमांड्स को रखा। फिर हमने ये भी देखा कि कुछ फेमिनिस्ट लीडर आए जो कि महिलाओं के सपोर्ट में अपनी बातों को रखा। वो सिर्फ यूरोप में नहीं, भारत में भी हुआ। भारत में भी ऐसे कई लीडर रहे जो महिलाओं के सपोर्ट में आकर फेमिनिस्ट लीडर होने के नाते महिलाओं के डेवलपमेंट की बात किया, विमेन एडुकेशन की बात किया, चाइल्ड एडुकेशन की बात किया। दे वेंट अगेंस्ट दिस सती प्रथा एंड दे वेंट अगेंस्ट द widow remarriage and child marriage। Okay, and after great struggle, बहुत संघर्ष करने के बाद महिलाओं को भी अपने डिग्निटी और फ्रीडम उन्हें हासिल हुई, और उन्हें भी पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी जैसी चीज़ें प्राप्त हो पाई। लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय women have opened the path for some sensitivity today that respect to and equal treatment of women are necessary ingredient of a democratic societies। लोकतांत्रिक समाज के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि एक समाज में सिर्फ मर्द नहीं रहता, समाज में मेल और फीमेल जो दोनों ही एक जीवन के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं। मर्द औरत के बिना अधूरा है, औरत मर्द के बिना अधूरा है। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई है, और वहाँ पर हम, ठीक है, पैट्रियार्की सोसाइटी के आधार पर, मेल ओरिएंटेड सोसाइटी के आधार पर ये कहें कि समाज सिर्फ मर्दों के बल पे चलता है तो कहना गलत हो जाएगा। समाज में दोनों हैं तो दोनों को समानताएं देनी होंगी और हर रिस्पेक्ट में देनी होगी। सोशल इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, सब चीज़, तभी एक समाज और एक देश का डेवलपमेंट और विकास जो है सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। क्लियर? सेम। और यही चीज़ आपके कास्ट इनइक्वालिटीज़ में भी आता है। वहाँ पर भी हमें जातिगत होकर के भी हर एक कास्ट को, और रिलीजन पे भी आएंगे तो हर एक रिलीजन को ये अवसर हमें, चांस हमें देना होगा कि वो सभी भी आगे आ सके, उनकी भी डेवलपमेंट हो सके, ताकि इक्वलिटी, समाज में इक्वलिटी आ सके और वो अपनी डिग्निटी, जो रेस्पेक्ट वो चाहते थे, वो रेस्पेक्ट उन्हें मिलना शुरू हो सके। दैट्स ऑल। ये यहाँ पर आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाता है, चैप्टर समाप्त होता है। एंड आई हैव ऑलरेडी सेंट, मैंने 10 years क्वेश्चन बैंक आपको भेजा हुआ है। गो थ्रू दैट, राइट ऑल द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। डोंट क्रैम इट, उसे याद मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन पढ़ने के बाद समझकर फिर अपने लैंग्वेज में लिखो एंड जस्ट फिर मैच करो कि व्हाट यू हैव रिटन एंड व्हाट द आंसर इज रिटन देयर। ठीक है, ट्राई टू पुट योर आंसर क्वाइट क्लोजर टू द गिवन वन, जो दिया हुआ है उसके आसपास में अपने आंसर्स को रखना है, सो दैट यू विल अचीव मैक्सिमम मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन व्हेन यू राइट द आंसर ऑफ दोज फॉलोइंग क्वेश्चंस। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।